1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसके द्वारा क्या हुआ ना, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ऐसा पहला बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था वो वारेन हेस्टिंग्स था, और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। और 1774 में इसी एक्ट के द्वारा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें 1 न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। इसका जो पहला न्यायाधीश बना, मुख्य न्यायाधीश बना, वो था सर एलिजा एम्पे था। और मद्रास बम्बई के गवर्नर बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी से कहते हैं, इसके द्वारा कंपनी पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया। अब राजस्व, नवीन सैन्य मामलों की सूचना जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना अनिवार्य हो गया था। राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की सूचना देना ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनिवार्य हो गया था। और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, भारतीयों से उपहार लेना, रिश्वत लेना, ये सब प्रतिबंधित कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उसके बाद 1781 का संशोधन अधिनियम आता है। इसके द्वारा क्या किया है, गवर्नर जनरल और काउंसलिंग, इसे कंपनी के इसमें सेवक भी थे, ठीक, कंपनी के सेवक भी थे, राजस्व संबंधी, राजस्व वसूली के मामले, ये सब क्या कर दिए गए, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिए गए या बरी कर दिए गए। कलकत्ता के सभी निवासी, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। अब हिंदू व मुसलमान अपने अपने निजी कानूनों के हिसाब से वाद या मामले तय होते थे इन न्यायालयों में, ठीक है। प्रांतीय न्यायालयों ने अपीली, ठीक है, प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो है गवर्नर इन काउंसिल में, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। जो प्रांतीय न्यायालय जो ऑर्डर देते थे उसकी अपील करना है तो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, गवर्नर इन काउंसिल में अपील होती थी, ठीक। गवर्नर इन काउंसिल जो था वो प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिल है तो नियम विनिमय बनाने हेतु अधिकृत थी। इस गवर्नर काउंसिल जो थी ये प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिल है तो नियम विनिमय बनाने हेतु अधिकृत कर दी गई। ये 1781 के द्वारा हुआ। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ये जो वहाँ ब्रिटिश के पीएम थे विलियम पिट, उन्हीं के नाम पे थे, युवा पीएम थे, उन्हीं के नाम पे लाया गया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम रखा गया। इसमें क्या हुआ, कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्य पृथक कर दिए गए। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसी के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्य क्या कर दिए गए, पृथक कर दिए गए थे। और राजनीतिक कार्यों के लिए जो बनाई गई थी नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। नया निकाय स्थापित किया गया, ये भी पूछा गया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड किससे स्थापित किया गया था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और एक वाणिज्यिक कार्य के लिए निदेशक मंडल बनाएगा, ठीक है। इसलिए समझ लीजिए द्वैध शासन प्रारंभ हो गया था। कौन सा शासन प्रारंभ हो गया था, द्वैध शासन प्रारंभ हुआ 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और इसको ये 2 कारणों से और महत्वपूर्ण है, मतलब 2 कारणों से और भी महत्वपूर्ण है। पिट्स इंडिया एक्ट क्या हुआ, इसमें कंपनी अधीन जो क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। कंपनी के अधीन जितना क्षेत्र था उसको क्या कहा गया, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। और ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर 1786 का, ठीक है, 1786 का अधिनियम आया। इसमें क्या हुआ, इसके द्वारा क्या किया गया कि बस इतना ही है कि इसके द्वारा क्या गया, 1786 के अधिनियम के द्वारा क्या किया, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको क्या किया, काउंसिल निर्णय न मानने का अधिकार दिया गया और उसको सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी प्राप्त हो गया। इसमें इतना था। 1786 का अधिनियम पूछे तो बस इतना था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसको क्या किया, काउंसिल के निर्णय न मानने का अधिकार दिया गया और सेनापति या कमांडर का पद दे दिया गया। फिर 1793 का चार्टर कानून आता है। इसके द्वारा क्या हुआ, अब जितने भी भविष्य में जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे और प्रेसिडेंसियों, यहाँ तक गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को भी ये अधिकार दिए गए। कौन से, क्या कहते, काउंसिल निर्णय ना मानने का अधिकार और सेनापति या कमांडर चीफ बना दिया गया अन्य आने वाले गवर्नर जनरलों को, ठीक है। और इसके द्वारा क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 1793 चार्टर एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों एवं उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान देना शुरू कर दिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कि ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य थे और कर्मचारी थे उनका वेतन कहाँ से आएगा, भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा, ठीक है। अब भारत पर व्यापार एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा देगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगला देखें तो अब आता है 1813, ठीक है, चार्टर कानून, 1813 का चार्टर कानून। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, अब व्यापार का जो एकाधिकार था कंपनी का उसको अब समाप्त कर दिया गया था और भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए ओपन कर दिया, मतलब खोल दिया गया। लेकिन 2 चीज़ें, चाय और चीनी के साथ व्यापार पर अभी भी कंपनी का अधिकार था, ठीक है। ब्रिटेन
राजा की प्रभुता प्रकट की गई और उसको स्थापित भी किया गया। ठीक है, ईसाई, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ईसाई मिशनरियों को भारत में आगमन की अनुमति मिली और लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई इस 1813 का। ये चीज़ दो इम्पोर्टेंट, इसमें बहुत चीज़ें हैं। और पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, और स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार किया गया इसी से 1813 से। ठीक है, स्थानीय सरकारें अब कर लगा सकती थी और जो भुगतान ना करे उसको दंड भी देने के लिए अधिकार कर दिया गया स्थानीय सरकारों को। और शिक्षा है तो ये भी इम्पोर्टेंट मौजूद है, शिक्षा है तो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। लेकिन हुआ क्या, आंग्ल समर्थक, ठीक है, और ये प्राच्य आंग्ल समर्थक जो लोग थे, जैसे इसका समर्थक मेन था ट्रेविलियन और प्राच्य समर्थक जो मेन था एच.टी. प्रिंसेप। और ये आंग्ल समर्थक और प्राच्य समर्थक में विवाद शुरू हो गया। इसके कारण ये जो 1823 तक का ये पैसे खर्च नहीं हुए। ठीक है, ये बस व्यवस्था कर दी गई 1813 में, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 में देखो क्या है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसा पहला व्यक्ति था जो भारत का गवर्नर जनरल बना, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, पहली बार ऐसी सरकार बनाई गई जो ब्रिटिश के अधीन संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण, ठीक है, करती थी। ठीक है, पहली बार ऐसी सरकार बनाई गई ना जो ब्रिटिश, जितने भी ब्रिटिश के अधीन भारत था उस पर पूर्ण नियंत्रण हो गया इस सरकार का ना। अब क्या हुआ, बम्बई एवं मद्रास से गवर्नरों की विधायी शक्ति क्या कर देगी, समाप्त की गई। अब बम्बई और जो मद्रास के गवर्नर जनरल थे वो कोई कानून नहीं बना सकते थे, ये जो भारत का गवर्नर जनरल था वही बनाएगा। ठीक है, पूर्व में जो कानून बने थे उनको नियामक कानून कहा गया और नए बने कानूनों को अब एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा इसके द्वारा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अब व्यापारिक जो दर्जा था वो ख़त्म कर दिया गया, व्यापारिक दर्जा व्यापारी नहीं रही। अब ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से क्या बन गई, प्रशासनिक निकाय बन गई विशुद्ध रूप से। ये 1833 का था सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट कि विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई थी कंपनी। और सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से विरोध करने के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया जिसके कारण इस प्रावधान को समाप्त किया गया। और गवर्नर जनरल परिषद में एक चौथा सदस्य शामिल किया गया विधि विशेषज्ञ के रूप में। किस विशेषज्ञ के, विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुआ, ये भी पूछता है बहुत ज़्यादा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और ऐसा सदस्य पहला जो था विधि विशेषज्ञ मैकाले था। कौन था, मैकाले था। उसके बाद अगर देखें 1853 का चार्टर अधिनियम, इसमें सबसे हुआ क्या, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद, ठीक है, के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए। गवर्नर जनरल परिषद जो थी उसके विधायी एवं प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए और इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। ठीक है, और ये जो नए पार्षद जोड़े और ये जो विधान परिषद थी यह इसको कहते थे, गवर्नर जनरल है तो नई विधान परिषद, इसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रारंभ कर दी गई 1853 के चार्टर द्वारा। और विशिष्ट सेवा जो थी भारतीयों हेतु भी खोली गई। ये मैकाले समिति बनी थी। ठीक है, मैकाले समिति नियुक्त की थी, उसने सिफारिश की थी कि ब्रिटिश सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दी जाए। और पहली बार क्या हुआ, ये पहली बार देखो, पहली बार जहाँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। पहली बार ही क्या हुआ, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। क्या हुआ, पहली बार 1853 के चार्टर से ना ये स्थानीय प्रतिनिधित्व ना भारतीय केंद्रीय विधान परिषदों में स्थानीय प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। और 6 नए सदस्यों में 4 बंगाल के थे। ठीक है, 6 नए सदस्यों में 4 आए थे भारतीय, वो थे, एक बंगाल का था, एक मद्रास का था, बम्बई का था, आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा ये चुने गए थे। कौन से, ये नाम पूछ सकता है, बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय परिषदों के ये 4 सदस्य पहली बार आए थे 6 परिषद में। ठीक है, और स्पष्ट था, ठीक है, स्पष्ट था कि इस 1853 के द्वारा यह स्पष्ट हो गया था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है ना, ये 1853 में स्पष्ट हो गया था। और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया है। जो ये विधि सदस्य आया था इस अधिनियम से, 1833 के अधिनियम से जो विधि सदस्य आया था 14 सदस्य, इसको अब क्या कर दिएगा, विधि क्या है ना, पूर्ण सदस्य बना दिया गया कि हर अब गवर्नर जनरल परिषद में जो भी आएगा एक विधि सदस्य रहेगा ही जरूर, ये पूर्ण बना दिया गया। तो इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम वाला ये वाला चीज़ें, ये वाला फर्स्ट टाइम क्या हुआ, इसको विधायी एवं प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए गवर्नर जनरल परिषद के, और फर्स्ट टाइम था कि स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1853 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अब आ जाता है 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद कंपनी का शासन खत्म होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन आ जाता है। वो किसके द्वारा आता है, 1818 का भारत सरकार अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है, यूपीएससी एग्जाम में पूछा था जब हमने दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, मेरा सही गया था। ठीक है,
यही क्वेश्चन मतलब मेरा किस्मत का डिसाइड किया था। अगर ये गलत होता तो हम शायद उसमें जो कट ऑफ था उसमें बाहर हो जाते। गवर्नर जनरल, ठीक है, क्योंकि जीएस कमज़ोर था मेरा, लेकिन अब बहुत पढ़ते हैं जीएस। आगे देखते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या हो गया। गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना, ठीक है। अब गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का वायसराय बना दिया गया। और फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग थे। फर्स्ट जो पूछे भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। अब ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गए। ये जो थे भारत का वायसराय क्या बन गया, ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। और नियंत्रण बोर्ड, निदेशक कोर्ट, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट क्या हो गए, समाप्त हो गए। शासन की द्वैत प्रणाली मतलब यहाँ से अब क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, कि भारत का वायसराय बना और नियंत्रण बोर्ड था, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, और निदेशक कोर्ट था, वो सब क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब क्या हुआ, एक नया पद भी बनाया गया 1858 में, भारत का राज्य सचिव। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। हमारे देश के प्रति उत्तरदायी नहीं थे लोगों के, ब्रिटिश संसद के प्रति ये उत्तरदायी था। और इसकी सहायता के लिए भारतीय, ठीक है, इसकी सहायता हेतु 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, अध्यक्ष स्वयं भारत सचिव ये थे। और ये परिषद जो थी सलाहकार थी, इसके निर्णय इस पर हावी नहीं हो सकते थे, चाहे माने या न माने, केवल सलाहकार परिषद थी। ठीक है, और इसको भारत के राज सचिव को भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति दी गई थी। ठीक है, ये हो गया। और इसके द्वारा जानते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और राजशाही का शासन शुरू हो गया था। ये हो गया। फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है तो कानून बनाना, ठीक है, कानून बनाने के लिए शक्ति भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। कानून बनाने में जो है भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो गई थी 1861। अब कानून बनाने में भारतीयों को अनुमति दी गई कि वो भी बैठ सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसियाँ थी उनको विधायी शक्ति वापस कर दी गई। पुनः जो हमारा वहाँ ख़त्म की गई थी 1833 में। ठीक है, अब वो क्या हुआ, तुम्हारा पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया क्या हो गई, शुरू हो गई। क्यों विकेंद्रीकरण, तो अब कार्य जो है कानून बनाने की शक्ति मद्रास और बम्बई को भी दी गई। और ये ना रेगुलेटिंग एक्ट की केंद्रीकरण की जो हमारी प्रक्रिया जो शुरू हुई थी कि केंद्रीकरण किया जाए, सबको सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी मतलब, तो वो जो केंद्रीकरण 1773 में शुरू हुआ था, उस केंद्रीकरण की प्रक्रिया का अब क्या हुआ, उल्टा यहाँ से शुरू हुआ। अब क्या है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई कि नीचे वाले सरकारों को भी कानून बनाने की अनुमति दी जाए। इसी नीति के कारण ये जो अब नीति यहाँ शुरू हुई, इसी नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता हासिल हो गई थी। ये पूछ सकता है कहाँ से शुरुआत हुई थी। वायसराय आपातकाल में अध्यादेश शक्ति जारी कर सकता है अवधि 6 माह। देखो अध्यादेश अब भी जारी किया जाता है ना, कि जब संसद नहीं बैठती, कोई कानून पास करवाना रहता तो गवर्नमेंट अध्यादेश जारी करती। अगर पूछ दे अध्यादेश जारी करना कब शुरू हुआ था, किस अधिनियम से, तो कौन सा अधिनियम था, वो 1861 का। अवधि 6 माह तब थी उस टाइम में। ठीक है, अवधि समझ गए। और इस अधिनियम से लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1959 में प्रारंभ विभागीय प्रणाली को मान्यता मिली। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने जो 1859 में विभागीय प्रणाली शुरू की थी उसको मान्यता दी गई। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम आ गया था। इसके द्वारा क्या हुआ था, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदें या, ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थी, इनमें अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या की, ये बढ़ाई गई। अब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या हुआ, बढ़ाना शुरू हुआ। लेकिन अभी भी जो बहुमत था सरकारी सदस्यों का ही था। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो जाएगी वही होगा। तो गैर सरकारी सदस्य बढ़ाए तो गए, लेकिन इनका बहुमत नहीं था। ठीक है, भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का, ठीक है, सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, लेकिन अभी पूरक प्रश्न और मतदान अधिकार नहीं दिया गया था। मतदान का अधिकार और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन वार्षिक बजट पर प्रश्न बहस करने का अधिकार दिया गया और प्रश्न 6 दिन की पूर्व सूचना पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब ये जो है नोट्स वो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा फालतू की इसमें लिखी नहीं है। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति दी गई। सीमित अर्थों में क्या की गई, निर्वाचन पद्धति शुरू की गई थी 1892 के द्वारा। ठीक है, आप समझ गए ना। गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत बढ़ाया गया 1892 के द्वारा। वार्षिक बजट पर बहस करने भारतीयों को सदस्यों को बहस करने का अधिकार दिया गया और पूरक नहीं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, वो भी 6 दिन की पूर्व सूचना के। पूरक प्रश्न और मतदान का अधिकार अभी नहीं मिला था। ठीक है, और लगभग सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति शुरू हुई। अब आ गया 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे माल्यमिंटो सुधार भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ,
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में का आकार जो हुआ, इनका आकार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब जहाँ 16 सदस्य थे, अब उनका आकार लगभग 60 सदस्य हो गए। कितने हो गए? 60 सदस्य हो गए। लेकिन अभी भी बहुमत था सरकारी सदस्यों का था, जो गवर्नमेंट चाहेगी वही पास होगा, उसके अलावा नहीं। लेकिन वही है ना, लोग आंदोलन कर रहे थे तो लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि हाँ चलो भाई मैं 16 था अब 60 कर देता हूँ, आकार बढ़ा रहा। ठीक है, विधान परिषदों के कार्यों को भी बढ़ाया गया। अब जैसे क्या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बजट पर संकल्प रखना आदि, ये भी अधिकार बढ़ा दिया गया। पहले पूरक प्रश्न नहीं था ना, प्रश्न पूछना था लेकिन पूरक प्रश्न नहीं था 1892 में, अब वो 1909 में दिया गया। पूरक प्रश्न भी, अनुपूरक भी प्रश्न पूछ सकते थे और बजट पर संकल्प रखने का भी अधिकार दिया गया। अब फर्स्ट टाइम ये देखा गया, फर्स्ट टाइम भारतीयों को वायसराय की कार्य परिषद में शामिल किया गया। अब वायसराय की कार्य परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, वायसराय की कार्य परिषद में। और जो फर्स्ट ऐसे सदस्य थे ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब इसके द्वारा ना पृथक निर्वाचन के तहत मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया कि मुस्लिम ही मुस्लिम को चुनेंगे। ये कहाँ से शुरू हुआ? 1909 से। इसीलिए समझ लीजिए इस कानून के द्वारा, 1909 के कानून के द्वारा सांप्रदायिकता को एक वैधानिक अधिकार दिया गया है, कानूनी अधिकार। ठीक है, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। और सांप्रदायिकता आज भी भारत में चली आ रही, हिंदू मुस्लिम को गवर्नमेंट ठीक है वोट के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, राजनीति। वही सांप्रदायिकता जो 1909 में वैधानिक कानून इसको हक दे के, ये वाला मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि दे के इसको क्या कर दिया था, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1909 का में किया गया था। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। भारत शासन का अधिनियम 1919 आया। ठीक है, 1919 अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। और फिर क्या हुआ? सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन का और विस्तार किया गया। अब सिख हैं, भारतीय ईसाई हैं, आंग्ल भारतीय हैं और यूरोपीय हेतु भी ये सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन की। अब सिख को सिख ही चुनेगा, भारतीय ईसाइयों को भारतीय ईसाई ही चुनेंगे, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों के वोट यही देंगे। अब देखो 1909 में मुसलमानों को और फिर सिख, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अभी देखो इसमें दलित नहीं शामिल हुए हैं, ध्यान रखना, 1909 में दलित नहीं शामिल हुए हैं। इसमें सिख, भारतीय ईसाई और आंग्ल भारतीयों को शामिल किया गया सांप्रदायिकता निर्वाचन, समझ गए। और प्रथम बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था आई। ठीक है, प्रथम बार कब? 1909 से प्रथम बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था आई। सभी विषयों को केंद्र एवं प्रांतों में बांट दिया गया। ठीक है, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत हेतु कानून बना सकती थी। ठीक है, द्विसदनी केंद्रीय मंडल था जो केंद्र में था, केंद्रीय मंडल वो समस्त ब्रिटिश भारत हेतु कानून बना सकती थी। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली क्या हो गई? शुरू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली हो गई और प्रांतीय विषय दो भागों में बांटे गए, एक आरक्षित विषय में, एक हस्तांतरित। आरक्षित विषय थे ना, गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से कानून बनाता था और ये कार्यपालिका विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, जो चाहे वो कानून बना सकती थी। और हस्तांतरित विषय में गवर्नर का शासन मंत्रियों की सहायता लेता, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी। ठीक है, ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी, गवर्नर का शासन जो था मंत्रियों की सहायता लेता था, समझ गए। और प्रांतीय शुद्धता यहाँ से प्रारंभ हुई थी, प्रांतीय शुद्धता यहाँ से 1919 से प्रारंभ हुई। ठीक है, प्रथम बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। भले कुछ हुआ नहीं लेकिन उत्तरदायी शासन का प्रयोग किया गया, प्रथम बार उत्तरदायी शासन का प्रयोग किया गया। ठीक है, आयोग का गठन किया गया और कहा गया, ठीक है, आयोग गठन, ठीक 10 वर्ष, अब ये जो कानून आया था बताया कि 10 वर्ष बाद एक आयोग गठन किया जाएगा। ठीक है, और अधिनियम की समीक्षा करेगा जो आयोग गठित होगा और रिपोर्ट देगा। लेकिन 10 वर्ष नहीं, क्या कहते हैं, 7वें वर्ष बाद गठित हुआ था जो साइमन कमीशन आया था, इसी के द्वारा बताया गया था कि 10 वर्ष बाद आएगा। ठीक है, 1929 में आना था क्योंकि 10 वर्ष बाद 1929 आएगा, लेकिन 1927 में ही वो आयोग आ गया था। ठीक है, तो ये यही व्यवस्था की थी कि इस अधिनियम की समीक्षा करेगा कि ये कानून कहाँ तक सफल हुआ जो 1919 में बना हुआ है। अब संपत्ति कर या शिक्षा, ठीक है, के आधार पर सीमित मताधिकार दिया गया था कि संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर ही पूछ सकता है। किसमें मतदान का अधिकार दिया गया था, किस आधार पर? संपत्ति था, कर था और शिक्षा था, सीमित मताधिकार दिया गया। 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठित हुआ, इसी के द्वारा, इस कानून के द्वारा 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का फिर गठन हो गया। और पहली बार 1919 के द्वारा ही पहली बार केंद्रीय बजट, ठीक है,
केंद्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने की शक्ति दी गई पहली बार। ठीक है, अब आ जाता है देखो साइमन कमीशन 1919 के बाद अभी कोई कानून नहीं है, सीधे साइमन कमीशन आया 1927 में, निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले आया। ठीक है, जॉन साइमन इसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, इसमें 7 सदस्य, ठीक है, 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग था और सभी सदस्य कौन थे? ब्रिटिश थे, सारे वाइट थे, इसमें कोई भारतीय नहीं था। इसीलिए सभी दलों ने, भारत की जितनी भी पार्टियां थी सभी दलों ने इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन का मतलब वापस जाओ के नारे लगाए गए और इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, ये 1927 में गठित था, 1928 में मुंबई पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1928। कभी भी पूछ सकता कि मुंबई कब पहुंचा, तो भारत 1928 में मुंबई पहुंचा था। कब? 1928 में। 1930 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश इसने की कि द्वैध शासन प्रणाली चलाते रहो, राज्यों में सरकारों का विस्तार करो, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना करो और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखो। जैसे मुसलमान को चुनेगा, सिख को चुनेगा, ईसाई चुनेगा, ये सब मतलब जारी रखा कि इसको ख़त्म करने के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं था, इसको जारी रखना था। ठीक है, प्रस्ताव पर विचार के लिए 3 गोल में सम्मेलन भी बुलाने की व्यवस्था हुई। चर्चा के आधार पर कहा कि आगे हम कोई कानून बनाएंगे ना, संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र भी जारी हुआ। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के समक्ष ये जो आया श्वेत पत्र, वो प्रवर समिति के समक्ष आया और इस प्रवर समिति ने समीक्षाओं की सिफारिश की। उसके आधार पर भारत परिषद अधिनियम 1935 में कुछ कानून लाए गए इसके प्रावधान के अनुसार जो इसने समीक्षा दी थी। ठीक है, ये पूछ सकता है। फिर सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड एक कानून पास होता है। ठीक है, 1932 में। तो ब्रिटिश पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, 1932। इन्होंने अब क्या किया? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। ठीक है, जिसे सांप्रदायिक अवार्ड कहते हैं। इसमें क्या हुआ? न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीयों बल्कि दलितों हेतु भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई कि अब दलित को ही चुनेगा। ठीक है, ये भी कर दी व्यवस्था। अब दलित किस अधिनियम से आया? सांप्रदायिक अवार्ड अधिनियम 1932 के। ठीक है, अब इसी के कारण महात्मा गांधी जो जेल में थे उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, कांग्रेस और दलितों के बीच समझौता हुआ, जिसे हम पुनः समझौता कहते हैं 1932 में। अब संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था बनाए रखा और दलितों हेतु स्थान आरक्षित कर दिया गया। महात्मा गांधी ने व्यवस्था की। अम्बेडकर से समझौता हुआ कि भाई ये सब पृथक ना करो तो देश बढ़ जाएगा, सब अलग अलग चुनेंगे तो सब छोटे छोटे टुकड़ों में देश बढ़ जाएगा। ये है, हम तुमको निर्वाचन जो होगा वो संयुक्त होगा और दलितों के लिए कुछ साल के लिए हम क्या कर देंगे, मतलब स्थान आरक्षित कर देंगे, उस स्थानों पर दलित ही खड़े होंगे लेकिन वोट सब लोग देंगे उसको। ये व्यवस्था हुई थी कब? ये पूना समझौता से 1932 में, समझ गए? ये आया। उसके बाद अधिनियम आता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें 310 धाराएँ थी और 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ की स्थापना, राज्य और रियासतों का एक इकाई का नाम दिया गया। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की गई और राज्य और रियासतों को एक इकाई का नाम दिया गया। 3 सूचियाँ आई। संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? वायसराय को। ध्यान रखना, अवशिष्ट शक्तियाँ अभी भी केंद्र के पास हैं, वैसे अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई। प्रांतों में द्वैध शासन अब क्या हो गया? समाप्त हो गया। प्रांतीय स्वतंत्रता का शुभारंभ हुआ। प्रांतीय स्वतंत्रता का क्या हुआ? शुभारंभ हुआ। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हो गई। ठीक है, दलित, महिलाओं, मजदूरों वर्ग, ठीक है, को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। देखो अभी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या हो रहा? बढ़ाया जा रहा। वो भाई जो पूना में हो तो वो अम्बेडकर राजी हुए थे, गवर्नमेंट थोड़ा राजी हुई थी। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया। मताधिकार थोड़ा विस्तार किया गया। अब देश की लगभग 10% जनसंख्या मताधिकार दे सकती थी। देश की मुद्रा और शाख नियंत्रण है तो RBI की स्थापना किससे की गई? यही भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान रखना। 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। किसके? इसी 1935 द्वारा। इसके द्वारा वर्मा जिसको मेमार कहते हैं, भारत से क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया। किसके द्वारा? 1935 शासन अधिनियम के द्वारा। ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के PM क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 तक हम क्या करते हैं? ब्रिटिश शासन भारत से समाप्त हो जाएगा। सत्ता क्या होगी? उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। मुस्लिम लीग ने आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, और भारत विभाजन की बात कही। फिर 3 जून, इसी के बाद क्या हुआ? 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि संविधान उन पर लागू होगा जो इसे स्वीकार नहीं लागू होगा। संविधान ये जो बनेगा संविधान उन पर नहीं लागू होगा जो इसे स्वीकार नहीं करते। इसी दिन को हम 3 जून 1947 को ना, इसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना,
ठीक है, विभाजन योजना पेश की। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब थी? 3 जून 1947 को ये विभाजन योजना थी। ठीक है, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर लागू हुआ। ठीक है, अब देश विभाजित हो गया है, इसीलिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ। इसमें जो मेन प्रावधान थे तो ये भी बहुत बड़ा था, लेकिन मेन प्रावधान हम याद कर लेते हैं। ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित हो गया भारत। ठीक है, भारत से ब्रिटिश राज समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 से भारत क्या हो गया? स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित हो गया। ठीक, विभाजन क्या हुआ? विभाजन हो गया। 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन हो गया था। वायसराय पर समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, दोनों में गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। नियुक्ति, जो गवर्नर जनरल पद बने उसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को दी गई। ठीक है, ब्रिटेन का इन पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं था, चुन सकता था लेकिन इन पर नियंत्रण ब्रिटेन का बिल्कुल नहीं था। संविधान सभा को संविधान बनाने, उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने का कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि स्वतंत्रता अधिनियम को भी समाप्त करने का कानून बना सकती थी संविधान सभा। समझ रहे हैं? भारत का सम्राट शब्द भी यहाँ से समाप्त हो गया। ये सब क्या हुआ? 1947 के द्वारा हुआ। ठीक है, अब इतना ही है कानून, बहुत ये कंफ्यूज करते हैं तो ठीक है, नोट्स शॉर्ट में बना लिया है, कोई दिक्कत ना हो, याद कर लीजिए।